नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इंग्लिश ग्रामर के हमने पहले कई सेशन डाल रखे हैं, उनमें शायद टेंस वगैरह हो चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो हम बात करते हैं वाक्य की। जैसे इंग्लिश ग्रामर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करते हैं, अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हिंदी में सबसे पहले क्या सीखते हैं? क्या सीधे पढ़ना सीख जाते हैं? नहीं, सबसे पहले हम क्या चीज़ सीखते हैं? शब्द। शब्द जिन्हें अक्षर कहते हैं, अक्षर या शब्द लिखना व पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले अक्षर जिसे कहते हैं वह लिखना सीखते हैं। अक्षर कौन से होते हैं? जैसे क, ख, ग। वैसे ही इंग्लिश में क्या होते हैं? वो लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में उन्हें क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, इन्हें हम लिखना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? लेटर्स को लिखना व पढ़ना सीखते हैं। उसके बाद हम बात बढ़ते हैं आगे। जैसे अक्षर है, उसके बाद शब्द का पढ़ते हैं। अक्षर के बाद क्या पढ़ते हैं? शब्द। जैसे हमें सिखाया जाता है बचपन में क, मैं, ल, क, मैं, ल, कमल। इस प्रकार से बताया जाता है कि तीनों को जोड़ते हैं तो क्या नाम हो जाता है? कमल। यह क्या कहलाता है? यह क्या है? शब्द। जब हमें ABCD याद हो जाती है, तो जब हमें लेटर से ABCD याद हो जाती है, तो तब हमें क्या कहा जाता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये चीज़ें सिखाई जाती है। मतलब हमें मीनिंग पर बढ़ा दिया जाता है। वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। मीनिंग पर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? जैसे APPLE, एप्पल। तो ये क्या होता है? एक शब्द होता है या एक मीनिंग होती है। तो आगे बढ़ते हैं। जब हमें कमल पढ़ना आ गया या फिर हम शब्दों को पढ़ना सीख जाते हैं, तब हमें और आगे बढ़ाया जाता है और जब हमें लिख के दिया जाता है कि जैसे राम खाना खाता है। मतलब जब हमें अक्षर समझ में आ जाते हैं तो शब्द पे बढ़ते हैं, शब्द समझ में आ जाते हैं तो किस पे बढ़ते हैं? वाक्य पे। शब्द समझ में आ जाए तो किस पे बढ़ते हैं? वाक्य पे। इसी वाक्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस। इसी वाक्य को अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं। क्यों? अपन सीडी वाइज पढ़ते हैं ना। ये तो है नहीं जैसे पहली सीडी से सीधे 10वीं सीडी पे कदम रख दिया। नहीं, पहले दूसरी पे रखते हैं, फिर तीसरी पे रखते हैं, फिर चौथी पे रखते हैं, ऐसे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये तो है नहीं कि हमें सीधा ही किताब पढ़ना आ जाता है। सबसे पहले हम क, ख, ग पढ़ना सीखते हैं, मतलब अक्षर पढ़ना सीखते हैं। ए, आ, ई बताया जाता है हमें भाई, जिसे स्वर कहते हैं, स्वर और व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार इनमें बताया जाता है हमें ABCD में AEIOU, जिन्हें स्वर कहते हैं या वोवेल कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो ये चीज़ें बताई जाती है, वोवेल और कॉन्सोनेंट, और ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें हमें बताई जाती है। धीरे धीरे हम बढ़ते हैं मीनिंग पर। जैसे एक की A फॉर एप्पल बताया जाता है, फिर हमें लिखाई जाती है, उन्हें याद किया जाता है APPLE, एप्पल यानी सेव, इस प्रकार से लिखा जाता है। वैसे ही क, मैं और ल को मिला के हमें कमल ऐसे बोलना सिखाया जाता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारे अक्षर हो जाते हैं, शब्द हो जाते हैं, तब आता है वाक्य। तब हमें वाक्य होता है। जैसे देखो, शब्दों से मिलके बना होता है ना वाक्य। देखो, जैसे दो शब्द है, रा और मैं, राम से मिलकर एक मतलब दो अक्षर है, र, आ, मैं, तीन अक्षरों से मिलकर बना क्या? राम। फिर बाद में एक शब्द बना है, खाना भी एक शब्द है, खाता भी एक शब्द है, और है भी एक शब्द है। तो इन शब्दों के योग से क्या बन जाता है? एक वाक्य बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो समझ में आया सेंटेंस क्या कहलाता है? जैसे अगर मैं इसको कहूँ तो हो जाएगा राम ईट्स फूड। राम ईट्स फूड। तो ये क्या हो जाता है कि यह भी एक क्या हो गया? अपना एक वाक्य हो गया, या वाक्य जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस हो जाता है। ये क्या होता है? सेंटेंस होता है। तो देखो, हमारा टॉपिक निकल के आ गया कि हमें क्या पढ़ना है? सेंटेंस पढ़ना है। तो सेंटेंस किस किस से प्रारंभ होता है? सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस के लिए हमें लेटर्स पढ़ने पड़ते हैं, फिर मीनिंग्स पढ़नी पड़ती है, और फिर जाकर हम सेंटेंस पर पहुंचते हैं। तो सेंटेंस फिर आता है। तो देखो, वाक्य है, सेंटेंस है।
तो इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, सेंटेंस की परिभाषा या सेंटेंस क्या होता है। तो देखो, किसी भी भाषा में शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। देखो, ऐसा नहीं कि मैंने एक लाइन लिख दी, राम, आगे लिख दिया श्याम, आगे लिख दिया करण, आगे लिख दिया रघु। मैंने नाम लिख दिया। देखो, अभी मैंने यही तो कहा था कि शब्दों का वो हो तो वाक्य बन जाता है, लेकिन उसका एक अर्थ भी निकलना चाहिए। शब्द तो ये भी है, राम भी शब्द है, श्याम भी शब्द है, करण भी शब्द है और रघु भी शब्द है। तो शब्दों का रखा हुआ तो एक साथ ही है, शब्दों को योग के रूप में रखा हुआ है, लेकिन उनका कोई एक उचित अर्थ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ राम खाना खाता है, तो इसका उचित अर्थ निकल रहा है कि राम क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है। क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। तो इसमें कर्ता क्रिया कर्म आ रहे, तो कम से कम वाक्य में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कर्ता और एक क्रिया। तो यह वाक्य नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं हम। देखो क्या कहते हैं कि परिभाषा थी हमारी कि किसी भी भाषा में शब्दों का ऐसा समूह है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो और जिसमें एक कम से कम एक सब्जेक्ट जिसे कर्ता कहते हैं और एक वर्ब हो। यह क्या कहलाता है, सेंटेंस या वाक्य कहलाता है। अर्थात कम से कम एक सब्जेक्ट, क्या, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी जरूरी है। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। कर्ता क्या होता है, जो काम कर रहा है, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और जो वर्ब है वह क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। और क्रिया क्या होती है, जो कार्य किया जा रहा है। तो जैसे अपन ने एक सेंटेंस लिखा था, या फिर मैं एक बार एक और सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, राम met me yesterday। या राम met me yesterday, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसका अगर हिंदी अर्थ देखें तो राम मुझे कल मिला था, या मुझसे कल मिला था। राम मुझसे कल मिला था या राम मुझे कल मिला था। तो इसका हिंदी अर्थ होता है। तो देखो, हिंदी अर्थ में मैंने क्या कहा कि सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है। तो सबसे पहले वाक्य सही है या गलत है उसकी पहचान के लिए मैंने क्या कहा कि एक कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं कर्ता ढूंढता हूँ, अर्थात सब्जेक्ट, मतलब जो काम कर रहा है। कौन कर रहा है, राम। मिल कौन रहा है, राम मिल रहा है। राम क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम SUB लिखेंगे केवल, ठीक है। तो ये जो राम है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया अपना, या फिर कर्ता हो गया जो किसी काम को अंजाम दे रहा है या फिर किसी काम को कर रहा है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि क्रिया। क्रिया के बारे में अगर आप लोगों को पता हो, पहले बताया जा चुका होगा, या आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि क्रिया वह होती है जिसके अंत में ता ते ती आता है। नॉर्मली अपन यही कहते हैं कि खाना, जैसे खाना पीना धोना नहाना, मतलब अंत में ना आता है। अक्सर क्रियाओं में, कार्यों में अंत में क्या आता है, ना आता है। तो देखो क्या होता है, जैसे अपन कहते हैं खाना नहाना धोना पीना, बैठना उठना, सब कुछ जो भी है ये सभी क्या होती है, क्रियाएं होती है। मिलना, या फिर जैसे अब इसमें ना वाला कोई भी शब्द नहीं आ रहा है। जैसे इसमें ना वाला कोई भी शब्द नहीं आ रहा, आप कहोगे कि सर इसमें तो राम मुझे कल मिला था, यहाँ तो मिला आ रहा है, ना तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा कहीं पे भी अंत में। तो देखो, अगर यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यहाँ मिलना था थोड़े होगा, यहाँ मिला होगा। अगर इसको अपन अलग से लिखें तो इसको कहते हैं मिलना। मेटेन क्या होता है, मिलना। तो यह मिलना होता है, यह क्या है, क्रिया है। तो सॉरी, हाँ क्रिया है। तो मैट क्या हो गई, मैट क्या हो गई, वर्ब हो गई। मैट एक वर्ब हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं कि
ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन आगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स देता हूं। जैसे है इट हॉर्स इज ए, एक तरीके से ये टेस्ट हो जाता है, या इसे एग्जाम्पल ना कह के अपन एक टेस्ट कह लेते हैं कि एक घोड़े का के बारे में कह रहे हैं कि इट हॉर्स इज ए, फिर कह रहा है इट फोर हैज लेग्स, इट फोर हैज लेग्स। इट फोर हैज लेग्स। फिर कह रहा है इट रन कैन फास्ट वेरी, फास्ट वेरी। फिर कह रहा है इट वेरी इज यूजफुल, तो देखो एक घोड़े की विशेषताएं बताई हमें, तो क्या यह सभी इस वाक्य शुद्ध है? नहीं है। क्यों? इट हॉर्स इज ए, तो यह कोई वाक्य बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा, यह बिल्कुल गलत है। तो ये जो शब्दों के समूह तो है, देखो इट भी शब्द है, हॉर्स भी शब्द है, इज भी शब्द है और ए भी शब्द है, ये सभी क्या है? शब्दों के समूह तो है, लेकिन इनका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये वाक्य नहीं है। ये सब क्या है? वाक्य नहीं है। मैंने इसीलिए बताया, मैंने क्या है, एक तरीके से एग्जाम्पल है, आपको देख के ऐसा लग रहा हो कि सर क्या लिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि ये सभी क्या है? शब्दों के समूह तो है भाई, शब्द तो है ही, इट भी है, फोर भी है, हैज भी है, लेग्स भी है, रन, कैन, फास्ट, वेरी, वेरी इज यूजफुल, ये सभी शब्द हैं। लेकिन ये शब्द, ये जो ग्रुप है इनका, या फिर ये जो समूह है या ये लाइन है, ये क्या है? सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं। अगर इसको फॉर्मेट में फिक्स करें, अगर इनका अर्थ निकालना चाहे तो कुछ भी अर्थ नहीं होता है। इनको सेंटेंस में फॉर्मेट करें तो ये हो जाएगा, पहले का हो जाएगा इट इज ए हाउस, सॉरी हॉर्स, इट इज ए हॉर्स, सॉरी ये थोड़ी गलत लिख गई थी, इट इज ए हॉर्स। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो देखो इट हैज फोर लेग्स, मतलब यह देखो इट इज ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है। फिर कह रहा है इट हैज फोर लेग्स, यह चार पैर, इसके चार पैर हैं। इट हैज फोर लेग्स। फिर बात करते हैं, देखो इनका अर्थ बन रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार का अर्थ नहीं निकल रहा था, इधर अगर बात करें तो इनका अर्थ निकल रहा है। देखो इट इज ए हॉर्स, मतलब यह एक घोड़ा है। फिर बात कर रहा है इट हैज फोर लेग्स, अर्थात यह चार टांगे रखता है, या इसके पास चार टांगे हैं, या इसके चार पैर हैं। इट रन कैन फास्ट वेरी, तो इसको लिखेंगे इट कैन रन वेरी फास्ट, इट कैन रन वेरी फास्ट, अर्थात यह बहुत तेज दौड़ सकता है। इट कैन रन वेरी फास्ट। इसके बाद अगर लास्ट की बात करें तो यह होगा इट वेरी इज यूजफुल, इट्स वेरी यूजफुल, क्या हो जाएगा? इट इज वेरी यूजफुल। तो यह सेंटेंस है, ये सभी क्या है? वाक्य हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक उचित अर्थ निकल रहा है। अगर निकालना चाहें, देखो इट इज ए हॉर्स, अर्थात यह एक घोड़ा है। इट हैज फोर लेग्स, यह चार पैर रखता है। इट कैन रन वेरी फास्ट, यह बहुत तेज दौड़ सकता है। इट इज वेरी यूजफुल, और यह बहुत उपयोगी है। तो यहाँ प्रत्येक लाइन का एक उत्तर निकला है, अर्थात प्रत्येक लाइन का एक अर्थ निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है? सेंटेंस है। लेकिन अगर इधर देखें इट हॉर्स इज ए, तो इसका किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं निकलता। इट फोर हैज लेग्स, यहाँ पर वाक्य बिल्कुल भी गलत बने हुए हैं, अर्थात ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस क्या है? इस प्रकार से बनते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता हो।
तो देखो इन सभी का क्या हो रहा है, पूरा पूरा अर्थ निकलता है। अब बात करते हैं हम सेंटेंस के पार्ट्स की। तो क्या करते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस या टाइप ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस के प्रकार, सेंटेंस के भाग या प्रकार, वाक्य के भाग या प्रकार। देखो अगर देखें तो मोटे तौर पर वाक्य के दो प्रकार होते हैं। वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो देखो पहला टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप है सब्जेक्ट। फर्स्ट टाइप क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ आप सभी को पता है। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, यहाँ वो कर्ता वाला सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ वो कर्ता वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट का अर्थ है उद्देश्य से। किससे है, उद्देश्य से है। यहाँ डबल द है, ये आधा छोटा द है और एक पूरा द है। यहाँ सब्जेक्ट का अर्थ किससे है, उद्देश्य से है, न कि किससे, कर्ता से है। फिर बात करते हैं दूसरा पार्ट जो है वो है प्रेडिकेट, जिसे विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। तो प्रेडिकेट है सेकंड वाला जो पार्ट है। PREDICATE, प्रेडिकेट, जिसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, इनको सबको एक्सप्लेन करेंगे हम कि यह विधेय क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो अपने बात की कि अपन स्टार्ट करते हैं लेटर से, फिर बढ़ते हैं शब्द की तरफ, फिर बढ़ते हैं वाक्य की तरफ, या अक्षर से शब्द से वाक्य की तरफ। तो अपना टॉपिक क्या है, वाक्य है। तो वाक्य के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। वाक्य क्या होता है, देखो वाक्य की मैंने परिभाषा बताई, वह वाक्य वह होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है और उसका एक उचित अर्थ निकल रहा होता है। मैंने क्या कहा, उचित अर्थ निकलना चाहिए। जैसे ये वाला वाक्य तो है लेकिन वाक्य नहीं है, वही शब्दों का समूह तो, लेकिन वाक्य नहीं है। तो उचित अर्थ निकलना चाहिए और उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी आवश्यक है। तो मैंने उसका एग्जाम्पल दिया, राम मेट मी यस्टरडे, मतलब राम मुझे कल मिला था। हमने इसको देखा तो यहाँ राम एक सब्जेक्ट था और मैट जो है वह क्या थी, वर्ब थी, जिसका अर्थ होता है मिलना। इसके बाद अपन ने बात की, चार सेंटेंस दिए जो कि गलत थे। हमने देखा कि यह सेंटेंस है या नहीं है, तो पता लगा कि यह सेंटेंस नहीं है, चारों ही सेंटेंस नहीं है। हमने इनको उचित अर्थ में परिवर्तित किया, तो इनको स्थान परिवर्तन करने पर हमें उचित सेंटेंस मिले और यही अपने सेंटेंस होते हैं। अर्थात सेंटेंस वह होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ अवश्य निकलता हो। फिर अपन ने बात की पार्ट ऑफ सेंटेंस की। तो सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो देखो सब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य, और प्रेडिकेट होता है विधेय। अब आगे बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट, तो देखो सब्जेक्ट की, तो देखो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। तो सब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है हमारा, वह होता है जिसमें, जैसे अगर मैं अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो जैसे वाक्य या सेंटेंस जिसे कहते हैं, वाक्य में जिस व्यक्ति, किसकी बात करें, व्यक्ति की, व्यक्ति, वस्तु, और बात करें स्थान, किसी वाक्य में या जिस वाक्य में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु आदि के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात यदि इनमें से जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु या किसी भी कोई भी जो दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है उसके बारे में अगर कुछ कहा जाए तो वह क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, सब्जेक्ट। देखो इसको अपन ने यहाँ कर्ता नहीं कहा, सब्जेक्ट को यहाँ कर्ता नहीं कहा, क्या कहा हमने यहाँ पे से, उद्देश्य। क्या कहा, उद्देश्य। इसका मतलब है, देखो कर्ता का मतलब है, आप लोग समझ लो जो काम करने वाला है। तो काम तो पशु तो कोई काम करते हैं नहीं। जैसे अगर बात करें किसी स्थान की बात करें, पशु भी चलता है, काम करता है,
जैसे किसी वस्तु की बात करें तो वह तो कोई काम नहीं करती, जैसे रखी हुई है तो बस रखी हुई है, वह कहीं भी नहीं होगी, हम उसे अपने द्वारा कार्य कराएंगे। तो यह उद्देश्य नाम दिया हमने यहाँ पर, ताकि इसमें सभी चीज़ें आ जाती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पशु, ये सभी क्या हो जाते हैं, उद्देश्य के अंदर आ जाते हैं। अगर किसी वाक्य में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु आदि की बातें कर रहे हैं, या यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हमें चाहे कोई छोटा सूक्ष्म जीव ही क्यों ना दिखाई दे रहा हो, हम क्या करते हैं, उसे क्या कह देते हैं, सब्जेक्ट कह देते हैं या उद्देश्य कह देते हैं। आगे बात करते हैं तो दूसरा अपना पार्ट है प्रेडिकेट। क्या है प्रेडिकेट? देखो प्रेडिकेट जिसे विधेय कहते हैं, विधेय क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। अर्थात ये जो है सब्जेक्ट है, उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं या विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, मतलब एरो मतलब लगा रहा हूं, मतलब जो कुछ भी कहा जाएगा उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। अब देखो अभी तक आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो हम देखो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर उनको एक सारणीबद्ध करेंगे, हमने को पता लग जाएगा कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा प्रेडिकेट है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है सोहन कम टू मी। सोहन कम टू मी, सोहन कम टू मी, सॉरी कैम आएगा यहाँ पर, सेंटेंस बदल देते हैं हम, भविष्य काल में चले जाते हैं कि सोहन मेरे पास आया कर देते हैं, इसको पहले की बात हो जाएगी। ए बॉय केम टू मी, ए बॉय केम टू मी। अगर तीसरा सेंटेंस की अगर बात करें अपन, तो देखो तीसरा सेंटेंस कुछ इस प्रकार का ले लेते हैं हम, दीज वुमेन्स आर वर्किंग हार्ड, दीज वुमन आर वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। तो देखो अपन ने 3 सेंटेंस लिखे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखो अपन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करते हैं। देखो जैसे वाला है सब्जेक्ट और ये क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है, ये 2 टुकड़े हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो देखो सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या कहा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु। सबसे पहले बात करते हैं सोहन। सोहन एक आदमी का ही नाम हो सकता है, तो सब्जेक्ट में सोहन आ जाएगा। फिर बात करें दूसरे सेंटेंस में, तो ए बॉय, बॉय यानी लड़का है अर्थात व्यक्ति है, तो ए बॉय भी आ जाएगा इसमें। फिर कह रहा है दीज वुमन अर्थात ये औरतें, तो ये भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। तो बचा हुआ जो सेंटेंस है, अर्थात सोहन के बारे में क्या कह रहा है, कम टू मी, मतलब मेरे पास आया, सोहन क्या किया, मेरे पास आया। तो सोहन के बारे में जो भी चीज़ कही गई है वो क्या हो जाएगी, प्रेडिकेट में हो जाएगी। तो प्रेडिकेट में क्या हो जाएगी, CAME, कैम टू मी। अगर ए बॉय, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, केम टू मी। अगर यहाँ की बात करें तो देखो दीज वुमेन्स आर, आगे का सेंटेंस आर वर्किंग हार्ड। तो दीज वुमेन्स आर वर्किंग हार्ड, तो ये वाली जो लाइन है, मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान अर्थात जो करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, या उद्देश्य जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो जो भी अगर व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु का नाम आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें प्रेडिकेट की, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है या सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट होता है। तो देखो ये तो इससे अपने को समझ में आ जाता है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो अब हम इसके आगे अगली वाली जो अगला चैप्टर होगा उसमें इनके बारे में कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे, एक एक्सरसाइज समझाएंगे तो अगली क्लास में। तो देखिए अभी तक थोड़ा सा एक और बात है वह कर लेते हैं हम, जिससे पहले अपनी क्लास छोड़े। तो
सेंटेंस कुछ प्रकार के होते हैं, सेंटेंस में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आज्ञा या प्रार्थना सूचक। क्या? आज्ञा या प्रार्थना सूचक, अर्थात जैसे अपन किसी को आदेश देते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग अपने को आदेश देते हैं ना कि ये काम कर लो, जाओ ये काम करो, या फिर जैसे प्रार्थना करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं या हम बड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा ये काम कर दो, आप वो कर दो। तो ये प्रार्थना होती है, बड़े आदमियों से हम प्रार्थना करते हैं और बड़े छोटों को क्या देते हैं? आदेश देते हैं। तो क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, या आज्ञा या प्रार्थना सूचक सब्जेक्ट, प्रार्थना सूचक होता है वो। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो होता है इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है? उद्देश्य जो होता है, ये सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। किसमें? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। IMPERATIVE। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है, या जिसे कहते हैं आज्ञा या प्रार्थना सूचक, आज्ञा या प्रार्थना सूचक, ये जो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट क्या होता है? छिपा हुआ होता है। तो जैसे अगर अपन बात करें, एग्जाम्पल अगर इसका लें, ये देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं अपन, एग्जाम्पल अगर लें तो जैसे देखो कोई भी बड़ा बूढ़ा कहता है हमें गो देयर, वहाँ जाओ। क्या कहता है? गो। वह ये थोड़े कहते हैं डायरेक्ट ही, जैसे किसी को कह रहे हैं कि अरे वहाँ जा, सीधा ऐसे बोल देते हैं, आज्ञा दे देते हैं। ये थोड़े है कि सोहन तुम वहाँ जाओ, ऐसे थोड़े कहते हैं। ये आज्ञा नहीं हो जाती, ये परमिशन, ये क्या हो जाती है? प्रार्थना हो जाती है। लेकिन बड़े लोग करते हैं तो वह आज्ञा देते हो तो सीधा कहते हैं कि वहाँ जाओ। तो देखो गो देयर कहा इन्होंने। तो यहाँ पर किसको कह रहे हैं? वो मेरे को ही कह रहे हैं, मैं हूँ। अर्थात अगर वो कहेंगे तो क्या कहेंगे? यू गो। वास्तव में ये होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आदेश दिया है तो उन्होंने यू को साइलेंट कर दिया, मेरे को साइलेंट कर दिया और गो देयर कह दिया सीधे सीधे। तो यहाँ यू जो है वह क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा, छिपा हुआ हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो इम्पेरेटिव होते हैं, आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक होते हैं या प्रार्थना सूचक होते हैं, उनमें क्या होता है? सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। अगर देखें कि जैसे अगर किसी से कहें कि थैंक यू, धन्यवाद दे रहे हैं, तो प्रार्थना थी हमारी कोई, तो उसको धन्यवाद दे रहे हैं, सामने वाले को थैंक यू का है। तो देखो उसने कहा धन्यवाद तुम्हें, अब ये नहीं कहा कि किसे दे रहे हैं, कौन दे रहा है। तो इसमें क्या है? आई थैंक यू। भाई मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, आई थैंक यू कहेगा। तो यहाँ पर उसने आई जो है, जो एक सब्जेक्ट है, उसे क्या कर दिया? छिपा दिया, मतलब खुद को छिपा दिया, डायरेक्ट बोल दिया थैंक यू, कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। पूरा वाक्य तो नहीं होगा। अगर हिंदी में अपन बात कहें तो सीधा धन्यवाद थोड़े कहेगा, केवल अगर धन्यवाद भी कहेगा तो किसे कहेगा? तो सामने वालों को कह रहा है, तो ये कहता है कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ मेरा यह कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर केवल थैंक यू लिखा, यानी थी तुम्हें धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर आई को छिपा दिया, किसने दिया? यह धन्यवाद किसने दिया? मैंने दिया, तो मैंने आई को छिपा दिया। तो यही क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें ये जो वो होता है, सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। इसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य के प्रारंभ में आता है। क्या? नॉर्मली जो सब्जेक्ट आता है वो क्या आता है? वाक्य के प्रारंभ में आता है। किंतु हर स्थिति में यह संभव नहीं होता है, कि यह पॉसिबल नहीं है हर स्थिति में कि वह प्रारंभ में ही आए। कभी कभी वह मध्य में या बीच में भी आ जाता है। तो देखो कभी कभी सब्जेक्ट वाक्य के मध्य में या अंत में भी आ जाता है। जैसे अगर अपन बात करें, एक एग्जांपल करें कि सब्जेक्ट प्रारंभ में आता है मुख्यतः, तो अपन कहते हैं जैसे कि राम ईट्स फूड। अगर बात करें राम एट फूड, राम वेंट देयर, तो ऐसी बातें करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में आता करता, तो हमें पता रहता है कि स्टार्टिंग में आता है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें कर्ता स्टार्टिंग में ना आकर बीच में या बाद में आ जाता है। तो देखो जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल है, हैव दे रीड देयर बुक्स। हैव दे रीड देयर बुक्स। तो आप लोग पता कीजिए इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तब तक मैं दूसरा सेंटेंस भी लिखता हूँ। दूसरा सेंटेंस है, हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लोर।
हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लोर, हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लोर। तो देखो ये दो सेंटेंस लिखा, तो आप लोगों ने अभी तक मेरे हिसाब से पकड़ लिया होगा कि पहले में कौन सा है। तो देखो पहले में है हैव दे, देखो दे यानी वे, किसी की बात ही कर रहा है, यूनिवर्स में कोई चीज़ है, चाहे कोई वस्तु पड़ी हो, चाहे कोई व्यक्ति बैठे हो, चाहे कुछ भी हो, तो उन्हीं की बात कर रहा है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ का जो सब्जेक्ट वो क्या है, दे है। और दे क्या स्टार्ट में आया, नहीं, हैव के बाद में आया। ये पर्सनवाचक शब्द होते हैं, ये पर्सनवाचक शब्द होते हैं। जैसे हैव मतलब हैव दे रीड देयर बुक्स, देखो मैं अगर इसकी हिंदी अर्थ करूँ तो क्या कहूँगा, क्या वे अपनी पुस्तक पढ़ चुके हैं। हैव दे रीड देयर बुक्स मतलब क्या वे अपनी पुस्तक पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार अपन देखेंगे कि हाँ सब्जेक्ट क्या है, वह यानी दे, वो जो सामने बैठे हैं लोग, क्या वो लोग अपनी पुस्तकें पढ़ चुके हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। फिर बोला हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लोर, कि फूल कितना सुंदर है, कि यह फूल कितना सुंदर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा फ्लावर, FLOWER। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। तो देखो अब तक अपन ने बात की कि सब्जेक्ट के सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के बारे में बात की। सेंटेंस के दो भाग थे, एक था सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ये प्रकारणी भाग हैं, भाग का मतलब होता है कि सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से। तो सब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसमें व्यक्ति वस्तु स्थान पशु की बात की जाए, सब्जेक्ट कहलाता है, जैसे सोहन बॉय और द वुमन हो गई। और प्रेडिकेट उसका बचा हुआ सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाता है। फिर कह रहा है कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, आज्ञा या प्रार्थना सूचक जो शब्द होते हैं, उनमें सब्जेक्ट छिपा हुआ था। जैसे गो देयर, यू गो देयर होना चाहिए था। थैंक यू तो आई थैंक यू होना चाहिए था कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, लेकिन यहाँ आई को साइलेंट कर लिया और वहाँ यू को साइलेंट कर लिया। फिर अपन ने बात की कि जैसे कुछ होते हैं कि सब्जेक्ट वैसे तो प्रारंभ में आता है, अब तक अपन ने जहाँ भी देखा सब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा था। तो हमने देखा कि क्यों न ये देखा जाए कि क्या पता बीच में भी आता हो और अंत में भी आता हो। तो अपन ने दो संभावना ली जिसमें बीच में भी आता है और अंत में भी आता है। ये दोनों ही पर्सनवाचक शब्द है, सूचक पर्सन सूचक शब्द है। एक हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, दूसरा किससे बन रहा है, WH वर्ड से। तो इसी प्रकार ये चीज़ें क्या निश्चित करती है, ये चीज़ें निश्चित करती है कि आपका वह कहाँ रहेगा, आपका सब्जेक्ट कहाँ रहेगा, यह निश्चित नहीं होता कभी भी। तो हमें देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो देखो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में अपन लाएंगे इस एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।